like a Hellcat. हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम देख रहे हैं स्पेशल साइंस का लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम साइंस के विभिन्न गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हमें देखना है केशिकत्व, श्यानता और वायुमंडलीय दाब के बारे में। इनसे रिलेटेड अनुप्रयोग, उदाहरण, दैनिक जीवन में हम क्या देखते आए हैं कि क्या कारण है कि वर्षा के बाद किसान खेतों की जुताई कर देते हैं, क्या कारण है कि अधिक ऊंचाई पर जाने पर नाक से खून बहने लगता है या ऊंचाई पर खाना जल्दी नहीं पकता है। अन्य कई उदाहरण हैं जिन्हें हमें आज चर्चा करनी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल एकलव्य क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्रीन के लेफ्ट साइड में एकलव्य क्लासेस का इंस्टाग्राम चैनल भी आपको शो हो रहा होगा, वहां पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। डेली क्वेश्चंस वहां पर भी पोस्ट किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें सबसे पहला जो गुण है केशिकत्व, कैपिलैरिटी क्या होती है, केश नली क्या होती है, और हम देखते होंगे कि जो पेड़ों की पत्तियां, शाखाओं, तनों में पानी कैसे पहुंच जाता है, क्या घटना होती है, और वर्षा के बाद किसान खेतों की जुताई कर देते हैं, क्यों कर देते हैं। इस तरीके से एक एक रीजन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से टॉपिक्स है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो केशिकत्व क्या होता है, कैपिलैरिटी क्या होती है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि केश नली क्या है। केश नली, ठीक है, केश नली क्या होती है। एक लंबी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत ही कम एवं समान होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, केश नली बोलते हैं। एक खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम लेकिन समान होती है, केश नली कहलाती है। और केशिकत्व क्या होता है, केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने एवं नीचे उतरने की घटना को हम क्या बोलते हैं, केशिकत्व बोलते हैं। अब बात आती है कि जो संकीर्ण नली होगी, पतली संकीर्ण नली, जो संकीर्ण केश नली होगी उसमें द्रव का चढ़ाव अधिक होता है, और जो चौड़ी केश नली होगी उसमें क्या होता है, द्रव का चढ़ाव कम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उदाहरण पर कि हमने ऐसे कौन से उदाहरण देखे हैं जिसमें हम बताएं कि सर इसमें केशिकत्व की घटना होती है, इसमें क्या होता है, कैपिलैरिटी एक्शन होता है। जैसे आपने देखा होगा उदाहरण नंबर 1, ब्लॉटिंग पेपर नाम सुना होगा, स्याही सोखता। ठीक है, क्या करता है, स्याही सोखता स्याही को शीघ्र सोख लेता है। ठीक है, क्यों सोख लेता है, क्योंकि ब्लॉटिंग पेपर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो केश नली की तरह कार्य करते हैं, जिसके कारण वह स्याही को शीघ्र ही सोख लेता है। दूसरा उदाहरण लें, हमने देखा होगा कि पुराने जमाने में, अभी तो नहीं चलती हैं, लालटेन और लैंप। जो लालटेन और लैंप होता है इनमें केशिकत्व के कारण ही जो तेल होता है ना बत्ती से, लालटेन या लैंप की जो बत्ती होती है उसमें केशिकत्व के कारण ही जो तेल है ऊपर की ओर चलता है, ऊपर की ओर चढ़ता है, जिसके कारण लगातार लालटेन जलती रहती है। ठीक है, तो तेल के ऊपर चढ़ने या द्रव के ऊपर चढ़ने उतरने की घटना को क्या कहते हैं, केशिकत्व कहते हैं। अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो हमने देख लिया ब्लॉटिंग पेपर केशिकत्व का उदाहरण है, लालटेन लैंप की जो बत्ती होती है तेल का ऊपर चढ़ना उतरना भी केशिकत्व का उदाहरण है। सुना होगा आपने कि पेड़ों की शाखाओं, तनों, पत्तियों आदि में जो जल है ऊपर की ओर चढ़ता है, वो क्यों चढ़ता है, वह भी केशिकत्व की घटना के कारण ही ऊपर की ओर चढ़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां से देखा जाए कि वर्षा के बाद किसान जो होते हैं वह खेतों की जुताई कर देते हैं, क्योंकि जो मिट्टी होती है उसमें छोटी छोटी क्या होती हैं, केश नलियां होती हैं। तो जुताई करने के बाद मिट्टी में बनी केश नलियां तोड़ देते हैं हम। और क्यों तोड़ देते हैं, क्योंकि जो पानी है वो नीचे से ऊपर ना आ पाए, जिसका वाष्पीकरण भी ना हो पाए, इसलिए हम क्या कर देते हैं, जुताई कर देते हैं और उन केश नलियों को तोड़ देते हैं। ठीक है, तो यह सभी जो घटनाएं थी वो केशिकत्व का उदाहरण है। केशिकत्व है क्या,
केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने एवं नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहा जाता है। केश नली क्या होती है? एक खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत ही कम लेकिन समान होती है। ब्लॉटिंग पेपर, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, पेड़ों की शाखाओं, तनों, पत्तियों में पानी का ऊपर चढ़ना। वर्षा के बाद जो किसान होते हैं वो खेतों की जुताई कर देते हैं क्योंकि मिट्टी में बनी केश नलियां टूट जाएं और पानी ऊपर ना आ पाए। यह सभी घटनाएं क्या होती हैं? केश नली केशिकत्व के उदाहरण है। और एक और आपने देखा होगा कि जो स्याही पेन की निब होती है, जो स्याही पेन की निब होती है वो बीच से चिरी होती है। बीच से क्यों चिरी होती है? क्योंकि केश नली जो केशिकत्व की घटना के कारण ही उसमें से क्या होता है, कम मात्रा में स्याही निकलती जाती है और हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उससे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह सभी उदाहरण किसके हैं? केशिकत्व की घटना के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी घटना के बारे में जिसे हम बोलते हैं श्यानता, विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी बोलते हैं। एक अन्य शब्द में बात करें तो गाढ़ापन क्या कहलाता है? गाढ़ापन, यही हम बोल सकते हैं कि विस्कोसिटी को हम समझने के लिए गाढ़ापन बोल सकते हैं। तो क्या होता है विस्कोसिटी? ठीक है, द्रवों का वह गुण, द्रवों का वह गुण जिसके कारण प्रत्येक द्रव, द्रवों का वह गुण जिसके कारण प्रत्येक द्रव अपनी विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। ठीक है, द्रवों का वह गुण जिसके कारण प्रत्येक द्रव अपनी विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति, एक दूसरी परतों के रिलेटिव में जो मोशन होता है उसका विरोध करता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम श्यानता। अब बात आती है, आपने देखा होगा कभी कि मान लो हम एक जमीन है, एक कोई फर्श है, उस पर हम पानी को यदि फैला दे तो पानी कितना जल्दी फैल जाता है। ठीक है, पानी फैलता है बहुत जल्दी। यदि हम उसकी जगह हम शहद को फैलाने की कोशिश करें तो शहद मात्र ही हम फैलाएंगे तो एक जगह पे वह रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? उसकी श्यानता कम होती है। पानी की श्यानता कम होती है इसलिए वह ज्यादा फैल जाता है, और शहद की श्यानता ज्यादा होती है इसलिए वह कम फैल पाता है। क्यों? श्यानता ज्यादा है मतलब जो विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति ज्यादा होगी। ठीक है, आपेक्षिक गति का विरोध ज्यादा होगा इसलिए वह नहीं फैलेगा। ठीक है, अब बात आती है कि श्यानता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो श्यानता का एसआई मात्रक होता है पॉइज। ठीक है, श्यानता का एसआई मात्रक होता है पॉइज, और इसे हम ईटा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ईटा से श्यानता को दर्शाते हैं। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो एग्जाम में पूछी जाती है कि ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता में क्या परिवर्तन आएगा, तो ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता कम हो जाती है और गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। पॉइंट याद रखना, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता में परिवर्तन आएगा, कम होगी, बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी या इनमें से कुछ नहीं। तो ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता कम हो जाती है लेकिन गैसों की श्यानता क्या होती है? बढ़ जाती है। दूसरा है, द्रवों में जो श्यानता होती है वह द्रवों में श्यानता उनके अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल के कारण होती है। ठीक है, ससंजक बल क्या है? ससंजक बल एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? हम ससंजक बल बोलते हैं। और एक और पॉइंट यहां पे मिस हो गया है कि ठोसों में क्या होता है? श्यानता का गुण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ठोसों की विभिन्न परतों के मध्य कोई भी आपेक्षिक गति नहीं होती है इसलिए ठोसों में श्यानता होती ही नहीं है। बात आती है इसके उदाहरणों के बारे में, तो सबसे बड़ा उदाहरण हम डेली देखते हैं। हम रनिंग करते हैं, ठीक है, रनिंग करते हैं, ट्रैक पे करते हो, कहीं भी करते हो, तो हमारे चारों ओर क्या है? हवा है, वायु है। तो हम वायु में ज्यादा तेजी से दौड़ सकते हैं, लेकिन यदि हम पानी के अंदर दौड़ना चाहें तो हमें कठिनाई होगी, हम पानी के अंदर नहीं दौड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पानी की श्यानता है वह ज्यादा है हवा की अपेक्षा। ठीक है, पानी की श्यानता क्या होगी? ज्यादा होती है, इसलिए हम जल्दी से तेजी से नहीं दौड़ पाते हैं। हवा में हम ज्यादा आसानी से दौड़ पाते हैं क्योंकि हवा की श्यानता पानी से बहुत कम है, बहुत ही कम है। ठीक है, और दूसरा उदाहरण देखें, यदि दूसरा उदाहरण हम दो बर्तन लें, हम क्या करें? दो बर्तन लें और एक बर्तन में हम ले लें शहद, एक बर्तन में मैंने शहद ले लिया और दूसरे बर्तन में पानी, और दोनों बर्तनों को हम तेजी से हिलाएं तो क्या होगा? पानी तो घूमता रहेगा और शायद बाहर भी निकल जाए पानी, लेकिन शहद को हमने तेजी से हिलाया और छोड़ दिया तो वह क्या? तुरंत ही रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि शहद की श्यानता क्या होती है? काफी ज्यादा होती है, पानी की श्यानता बहुत कम होती है। तो शहद की श्यानता ज्यादा है मतलब वहां पे विरोध ज्यादा हो रहा है, उसकी गति कम होगी।
और पानी की श्यानता बहुत ही कम है, मतलब विरोध बहुत कम हो रहा है उसकी गति के मध्य, तो ज्यादा गति करेगा। तो यह था श्यानता। श्यानता का मतलब हमने बोला आपेक्षिक गति का विरोध जहां हो, मतलब गाढ़ापन जहां हो, वो उसकी श्यानता ज्यादा होगी। ठीक है, नॉर्मली समझने के लिए जिसका गाढ़ापन ज्यादा है श्यानता ज्यादा होगी, गाढ़ापन कम है श्यानता कम होगी। ठीक है, अगला हमारी जो घटना है, अगली घटना के बारे में हमें चर्चा करनी है कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, इससे हम किन उपकरणों से मापते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या है। तो वायुमंडलीय दाब क्या है, वायुमंडल द्वारा पृथ्वी पर एक भार डाला जाता है, हमें महसूस भी होता, शायद महसूस होता नहीं है। तो वायुमंडल द्वारा पृथ्वी पर डाले जाने वाले भार को क्या कहा जाता है, वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। और वायुमंडलीय दाब को हम किस यंत्र से मापते हैं, हमने पुरानी वीडियोस में काफी चर्चा की है। ठीक है, हमने इसके बारे में डीप स्टडी की है कि वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र को हम बोलते हैं सर बैरोमीटर। क्या बोलते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं। और बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है, तो हमने सर उस दिन भी बताया था, टोरिसिली एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, बैरोमीटर की खोज की थी। बैरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो वायुमंडलीय दाब को मापता है। वायुमंडलीय दाब का मापन या वायुमंडलीय दाब का जो मापक होता है, मात्रक होता है, वो क्या होता है, मिली बार। सर क्या होता है, मिली बार होता है, या बार भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं सर, इस यंत्र से, जो बैरोमीटर होता है, इसकी सहायता से, या वायुमंडलीय दाब के हम उदाहरणों में देखेंगे। ठीक है, कि बैरोमीटर की सहायता से हम मौसम संबंधी अनुमान लगा सकते हैं। कैसे, जो बैरोमीटर क्या होता है, रीडिंग देता है हमारे लिए। ठीक है, यदि जो बैरोमीटर है, मान लो यह बैरोमीटर है, यदि यह बैरोमीटर है, ठीक है, बैरोमीटर की रीडिंग यदि अचानक से नीचे गिर जाए, बैरोमीटर की रीडिंग या जो पाठ्यांक है वह तेजी से नीचे गिरता है, तो इसका मतलब है कि आंधी या तूफान आने की संभावना है 100 के 100%। ठीक है, बैरोमीटर की जो रीडिंग है, पाठ्यांक है, तेजी से नीचे गिरे, इसका मतलब है कि आंधी या तूफान आना ही आना है। ठीक है, यदि बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे नीचे गिरे, इसका मतलब है कि वर्षा होने वाली है, वर्षा की संभावना है। और तीसरी कंडीशन बनती है, यदि बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे, इसका मतलब है कि मौसम साफ रहने वाला है, मौसम सुहावना रहने वाला है। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा वायुमंडलीय दाब के बारे में। और देखते हैं, आपने सुना होगा, ठीक है, कि हम धीरे धीरे से ऊंचाई पर जाएं, समुद्र तल से हम ऊंचे चलते जाएं, पहाड़ों पर जाएं या माउंट एवरेस्ट पर जाएं, तो क्या होता है, ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान कम होता है। ठीक है, यहां हम एक लिख दे रहे हैं कि हमने यदि ऊंचाई पर जाएंगे, ऊंचाई बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, वायुमंडलीय दाब जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। जितने ज्यादा ऊंचे जाएंगे वायुमंडलीय दाब का मान कम होता जाता है। ठीक है, प्रति, और एक पैरामीटर भी है, साइंटिस्ट ने फिक्स कर दिया है कि प्रति, मान लो समुद्र तल से हम क्या गए, 110 मीटर ऊपर गए। ठीक है, प्रति 110 मीटर की ऊंचाई पर कितना, 1 सेंटीमीटर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। यह पैरामीटर फिक्स किया हुआ है, यह कैलकुलेशन से हमने निकाला हुआ है। ठीक है, प्रति 110 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीमीटर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। बात आती है सर समुद्र तल पर सर कितना होता है वायुमंडलीय दाब, तो प्लीज बता दीजिए। तो समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है। ठीक है, ये Hg क्या है, जी पारा है, मरकरी है। ठीक है, क्योंकि हमने जिस उपकरण का यूज किया है वायुमंडलीय दाब को निकालने के लिए, उस उपकरण में हमने एक केमिकल लिया था जिसका नाम है Hg मरकरी एक। ठीक है, हमने मरकरी का यूज किया, इसलिए मरकरी के साथ लिखते हैं उसको कि 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। यदि उसको ना लेके पानी लेते तो हम 76 सेंटीमीटर ऑफ वाटर लिखते, लेकिन पानी हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पानी यदि हम लेंगे Hg की जगह तो हमें बहुत लंबी प्रणाली चाहिए पड़ेगी। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो Hg के साथ हम निकालते हैं। तो समुद्र तल पर बैरोमीटर, समुद्र तल पर जो होता है ना वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। यदि इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट करें तो 760 mm ऑफ Hg होता है, 760 mm ऑफ Hg। या इसको बोल सकते हैं, तीनों कंडीशन है, सेंटीमीटर में बोलना चाहे तो 76 सेंटीमीटर होता है वायुमंडलीय दाब, mm में बोलना चाहे तो 760 mm होता है। यदि हम मिली बार में बोलना चाहें, क्योंकि हमने बताया
वायुमंडलीय दाब का मात्रा क्या होता है, मिलीबार होता है। यदि मिलीबार में बोलना चाहे तो कितना होता है, कितना होता है 1013.25, कितना होता है 1013.25 मिलीबार होता है। तो ये हमने वायुमंडलीय दाब के 3 अलग अलग वैल्यूज देख ली हैं। अब इसके उदाहरणों के बारे में चर्चा करें तो आपने देखा होगा कि ऊंचाई, ठीक है, मतलब हम पहाड़ों पे यदि खाना बनाएं तो वहां पे खाना पकता नहीं है, समय लगता है, काफी समय लगता है, 2 घंटे 3 घंटे भी लग जाएं, ठीक है। तो पहाड़ों पर खाना पकाने में कठिनाई होती है अपेक्षा जहां पे हम घर में अपने पकाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब का मान कम होता है। वायुमंडलीय दाब का मान कम होता है अर्थात क्वथनांक, जो पानी का क्वथनांक है वह कम हो जाता है, इसलिए पानी तो जल्दी उबल जाएगा लेकिन उस खाने जिसको हम पका रहे हैं वो नहीं पक पाएगा, इसलिए क्या होगा, ठीक है, खाना सही तरीके से नहीं पक पाता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब का मान ऊंचाई पर कम हो जाता है, ठीक है। या हम इसको अदर वे में कहें, ठीक है, अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब का मान कम होने के कारण पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, जिसके कारण जो गुप्त ऊष्मा होती है उसका मान कम हो जाता है और खाना जल्दी नहीं पक पाता है। एक और आपने सुना होगा, एक एग्जाम्पल पूछा जाता है कि प्रेशर कुकर किस घटना से संबंधित है, ठीक है। तो प्रेशर कुकर संबंधित है वायुमंडलीय दाब से। क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर हम खाना पकाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, दाब की वैल्यू होती है काफी बढ़ जाती है। दाब बढ़ने से प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ जाता है, ठीक है, और दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे जो हम खाना पका रहे हैं उसके अंदर उसको अधिक तापमान मिलता है पकने के लिए, जिससे क्या होता है, खाना प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाता है। इसलिए जो प्रेशर कुकर है वह वायुमंडलीय दाब के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहां आज के जो हमारे टॉपिक हैं केशिकत्व, श्यानता और वायुमंडलीय दाब कंप्लीट होते हैं। यदि आपको आज का यह टॉपिक हमारा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बने रहें एकलव्य क्लासेस के साथ, देखते रहें एकलव्य क्लासेस। तब तक के लिए धन्यवाद।